अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी से। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? द मोर कॉम्प्लेक्स द सिस्टम द मोर ओपन इट इज़ टू टोटल ब्रेकडाउन। कॉम्प्लेक्सिटी OOAD में किस चीज़ को हम कह रहे हैं कि सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ये है कि जितना सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा उसको उतने पार्ट्स में जो है वो ब्रेक कर दिया जाएगा। Rarely would a builder think about adding a new sub-basement to an existing 100-story building. कभी भी बिल्डर ये नहीं सोचता कि मतलब एक 100 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर वो एक सब बेसमेंट जो है वो बना दे, क्योंकि हमेशा एक बिल्डिंग का जो है पहले एक बेस होता है, उसके बाद वो बिल्डिंग जो है वो बनती है। तो कभी भी बिल्डिंग बनने के बाद उसका बेसमेंट नहीं बनाया जाता, और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमें बहुत कॉस्टली पड़ जाता है और इसमें ज़्यादा फेलियर के भी चांसेस हैं। अमेजिंगली यूजर्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स रियरली थिंक ट्वाइस अबाउट आस्किंग फॉर इक्विवेलेंट चेंजेस, लेकिन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में ये बहुत कम होता है कि यूज़र्स जो है वो सिस्टम्स को चेंज करने के लिए बोलें, क्योंकि वो ऐसे डिज़ाइन हुए होते हैं कि उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होती, और अगर होती भी हैं तो प्रोग्रामिंग में होती हैं, और वो काम सिर्फ प्रोग्रामर ही कर सकता है। फेलियर टू मास्टर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर रिजल्ट इन प्रोजेक्ट्स दैट आर, जो सॉफ्टवेयर फेल हो जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से, जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, तो वो प्रोजेक्ट्स लेट हो जाते हैं, ओवर बजट हो जाते हैं और डेफिशिएंट इन देयर स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स, यानी वो प्रोजेक्ट्स बनने में भी टाइम ज़्यादा लगता है और जिस बजट में वो बनाने होते हैं उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लग रहा होता है, और जो रिक्वायरमेंट्स बोली होती हैं उससे ज़्यादा कम हो जाती हैं रिक्वायरमेंट्स, यानी कि डेफिशिएंट होती हैं, कम से कम होने लग जाती हैं जैसे जैसे उसके फेलियर रेट्स बढ़ने लगते हैं। करेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स एडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज, लॉट ऑफ मेंटेनेंस। और इस तरह जो है जब किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम की जब करेक्शन की बारी आती है तो उसमें बहुत सारी ह्यूमन रिसोर्सेज भी लग रही होती हैं, और फिर एट द सेम टाइम मेंटेनेंस का भी बहुत सारा खर्चा आ रहा होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि पर्सनल कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है, यानी पर्सनल कंप्यूटर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और पर्सनल कंप्यूटर के अंदर हमारे पास सीपीयू भी है, मॉनिटर भी है और हार्ड डिस्क ड्राइव भी है। अब वो जो सीपीयू है वो हमारे पास एक हिरारिकल स्ट्रक्चर है। हिरारिकल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे पास सब डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे हमारे पास पीसी है वो सीपीयू में भी डिवाइड है, मॉनिटर में भी और हार्ड डिस्क ड्राइव में भी। अब ये सीपीयू के अंदर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर भी रजिस्टर्स, रैंडम कंट्रोल लॉजिक, और रैंडम कंट्रोल लॉजिक के अंदर भी हमारे पास नैंड गेट्स और इन्वर्टर्स होते हैं, और प्लस हमारे पास बस टू विच पेरिफेरल डिवाइसेस आर अटैच। और हमारे पास बसेज होती हैं सीपीयू के अंदर जिससे पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच होती हैं। अब पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे पास कौन सी डिवाइसेस होती हैं? जैसे हमारे पास कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वेबकैम हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारी हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो इसको बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि सब डिवाइडेड होता है हर पार्ट में। तो कह रहे हैं हिरारिक नेचर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जैसे मैंने बताया पीछे कि इनका जो सिस्टम होता है वो हिरारिक नेचर का होता है। हिरारिक नेचर मतलब डिवाइडेड होता है, जैसे कि इनकी जो अप्रोच होती है वो बॉटम टू टॉप होती है, यानी सब डिवाइडेड होती है और एक दूसरे से लिंक्ड होती है। द लेवल्स ऑफ दिस हायरार्की रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, और हर लेवल पे हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही होती है। एब्स्ट्रैक्शन यानी वो नेसेसरी चीज़ें जो हमें यूज़र को दिखानी होती है, और हर लेवल पे वो लगी हुई होती है। जैसे अगर मुझे बॉटम लेवल की कुछ चीज़ें जो है वो दिखानी है किसी यूज़र को, तो मैं वो दिखाऊंगी, और जो हाइड करनी होंगी वो मैं हाइड कर लूँगी यूज़र से। लोअर लेवल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड सर्विस टू हायर लेवल, और जो सबसे लोअर लेवल होता है हमारे पास इस सिस्टम का वो सर्विस प्रोवाइड करता है अपने हायर लेवल को, क्योंकि हमारे पास जब भी कोई सिस्टम होता है वो हमेशा बेस से स्टार्ट होता है, तो लोअर टू हायर जाते हैं, यानी कि इसमें अप्रोच हमारे पास बॉटम टू टॉप यूज हो रही है। द इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर।
अब इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? तो इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं वो इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब उससे डेवलपर का कोई कंसर्न नहीं है, वो जब बनते हैं वो वैसे ही कॉम्प्लेक्स क्रिएट होते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर जो हैं उसमें बहुत सारे यूजर्स भी होंगे, ठीक है, और वो बहुत लंबे अरसे तक काम कर रहा होगा, मतलब लॉन्ग आवर्स वो काम में आ रहा होगा वो सॉफ्टवेयर, और हैज़ मैनी फंक्शनैलिटी दैट सर्व्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैनी यूजर्स, और वो बना ही इसलिए ताकि वो यूज़र की जो है वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, तो वो एट द सेम टाइम बहुत सारे यूजर्स की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल भी कर रहा होगा, तो इस तरीके से वो बहुत सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो वाई सॉफ्टवेयर इज इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स, अब ये कोई डेवलपर इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है, इसकी कोई प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं हुई थी कि ये कॉम्प्लेक्स हो गया है, ये इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स क्यों है? द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन एसेंशियल प्रॉपर्टी नॉट एन एक्सीडेंटल वन। अब ये इसकी जो एक खसूसियत है कि ये पहले से जैसे ही बनता है ये सॉफ्टवेयर, तो ये कॉम्प्लेक्स ही होता है, ये किसी की गलती नहीं है, डेवलपर की गलती बिल्कुल भी नहीं है। तो इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी ड्राइव्स फ्रॉम 4 एलिमेंट्स। अब ये इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी 4 चीज़ों से आती है। पहली तो ये कि द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन, दूसरी द डिफिकल्टी ऑफ मैनेजिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, द फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल थ्रू सॉफ्टवेयर, द प्रॉब्लम्स ऑफ कैरेक्टराइजिंग द बिहेवियर ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम्स। अब इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन, समटाइम्स देयर आर कॉन्ट्राडिक्टरी रिक्वायरमेंट्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है क्यों आती है प्रॉब्लम डोमेन के अंदर, कि कभी कभार हमारे पास क्या होता है, जब हमारे कोई क्लाइंट हमें बताता है कि ये रिक्वायरमेंट्स है, तो डेवलपर और क्लाइंट के बीच में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है कि क्लाइंट कुछ समझाना चाह रहा होता है, डेवलपर कुछ और समझ लेता है, और इस वजह से रिक्वायरमेंट्स जो है सही तरीके से फुलफिल नहीं हो पाती। रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियरली कन्वेड टू डेवलपर्स, क्लाइंट अपने रिक्वायरमेंट्स अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के डेवलपर को क्लियरली नहीं बता पाता, जिसकी वजह से डेवलपर भी उसके अकॉर्डिंगली एक सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं बना पाता। डेवलपर्स लैक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमेन, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो चीज़ क्लाइंट चाह रहा होता है कि डेवलपर वो बना दे, और उसको रिक्वायरमेंट भी पता चल जाती है, बट क्योंकि वो डेवलपर उस डोमेन में इतना अच्छा नहीं होता और वो नहीं जानता उस डोमेन को इतना अच्छा, तो वो उस चीज़ पे सही से काम भी नहीं कर पाता। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर इग्नोर्ड सच एज, और जो नॉन इस तरीके से जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं हो जाती है, उसके अंदर हमारे पास यूजिबिलिटी आ जाती है, परफॉर्मेंस, कॉस्ट, सर्वाइविलिटी और रिलायबिलिटी, ये सारी इस वजह से इग्नोर हो जाती हैं। फिर कह रहे हैं रिक्वायरमेंट्स चेंज ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही होती हैं, तो वो चेंज भी हो रही होती हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट इंस्ट्रक्शंस, और इससे हमारे पास जो है वो इस करेक्टिंग टू चेंज रिक्वायरमेंट। Preservation is using extraordinary means to keep an ancient and decaying piece of software in operation। और इस तरीके से हमारे पास जब
सॉफ्टवेयर सिस्टम क्रिएट हो जाता है और फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट जब चेंज हो रही होती हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, तो अब उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेस इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है पूरा डिज़ाइन हो चुका है पहली रिक्वायरमेंट्स की बेस पे। तब उसमें न्यू रिक्वायरमेंट्स को फ्रॉम द स्क्रैच हमें स्टार्ट करना पड़ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपर्स स्पेंड। इस वजह से इस चीज़ पे टाइम स्पेंड करने से टाइम वेस्ट हो जाता है डेवलपर का और वो चीज़ ऑन टाइम बन नहीं पाती। द डिफ़िकल्टी ऑफ मैनेजिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। अब क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती हैं while developing the software? Developers try to write less code and do more. अब किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस को सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने में? तो डेवलपर्स को चाहिए कि वो कम से कम कोड लिखें और सही कोड लिखें, मतलब इतना एफिशिएंट कोड हो कि वो सही काम ही कर रहा हो। रीयूज एग्जिस्टिंग कोड बेस, और वो जो एग्जिस्टिंग कोड है उनका, यानी कि जो उन्होंने पहले यूज़ किया होगा उसको बेस रखते हुए अपना आगे का कोड लिखें। स्टिल अ लॉट ऑफ न्यू कोड नीड्स टू बी रिटन फॉर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, बट कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए और कॉम्प्लेक्स कोड्स की नीड होती है, न्यू कोड्स की ज़रूरत पड़ती है जो डेवलपर को खुद लिखने होते हैं। साइज ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इज ऑफन वेरी लार्ज। जो साइज होता है कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर का वो बहुत ज़्यादा होता है। दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेवलपर्स हु नीड टू कोऑर्डिनेट टू इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम, जिसकी वजह से बहुत सारे डेवलपर्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि इस इशू को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। और ये कभी कभार चैलेंजिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स डिफरेंट रीजन्स में होते हैं और वो एक दूसरे से उनको कनेक्ट करने में मसला भी हो जाता है कभी कभार। The task of software development team is to engineer the illusion of simplicity. जो टास्क होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम का, वो इंश्योर करना होता है कि किस तरीके से हम एक सॉफ्टवेयर को, एक सिस्टम को सिंपल बना सकें और लेस कॉम्प्लेक्स कर सकें। जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रहे हैं कि एक यूज़र जो है वो यूज़ कर रहा है एक सिस्टम, सामने से तो वो बिल्कुल सही दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है, बट पीछे से वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। द फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल थ्रू सॉफ्टवेयर। अब जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो ईज सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है वो क्या है कि सॉफ्टवेयर ऑफर्स अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी। डेवलपर कैन एक्सप्रेस एनी काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। डेवलपर्स जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी तरह की एब्स्ट्रैक्शन को। Developer often crafts all primitive building blocks for high-level abstraction. These primitive building blocks have no defined standard in software industry, unlike in other industries like computer hardware. डेवलपर अपनी मर्जी से जो है किसी भी एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे ये यूज़र को दिखा सकता है कि कौन सा लेवल यूज़र देखे और कौन सा ना देखे, क्योंकि ये डेवलपर पे ही बेस करता है कि कौन सी चीज़ें वो अपने यूज़र को दिखाना चाह रहा है और कौन सी हाइड करना चाह रहा है। द प्रॉब्लम्स ऑफ कैरेक्टराइजिंग द बिहेवियर ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम्स। In a large application, there may be thousands of variables and more than one execution thread. लार्ज एप्लीकेशंस में, लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मतलब जो चेंज होते रहें टाइम टू टाइम, और उनकी एग्जीक्यूशन थ्रेड, यानी कि उनको एग्जीक्यूट सिर्फ एक तरीके से ही किया जा सकता है, मतलब एक से ज़्यादा तरीक़ों से किया जा सकता है। द लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैन नॉट बी मॉडल्ड एज अ डिस्क्रीट सिस्टम। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो इस तरीके से मॉडल नहीं होते, एक डिस्क्रीट सिस्टम की तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। ऑल पॉसिबल स्टेट्स ऑफ वेरिएबल्स विल रिजल्ट इन कॉम्बिनेटोरियल एक्सक्लूजन। और अगर ऐसा होगा कि एक वेरिएबल को अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो बाकी भी वेरिएबल्स उसके साथ आ जाएंगे, तो ये एक दूसरे से कोलाइड हो जाएंगे और इस तरह कोई भी वेरिएबल सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी एक सिस्टम की। It becomes very hard to track and predict the behavior of the system because of a change in one variable. और किसी एक वेरिएबल को चेंज करना मतलब उसके जो डिपेंडेंट दूसरे वेरिएबल्स हैं उनको भी चेंज करना है, तो इससे सिस्टम और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम रिलाइज ऑन एन एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड विच मे लीव अ लॉट ऑफ डिफेक्ट्स undetected in the system.
सिस्टम को टेस्ट करना रिलाई करता है हमारे पास बिग थ्रेशोल्ड पे, मतलब हम अगर एक वेरिएबल को सॉल्व करने जा रहे हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमें दूसरे का भी ख्याल रखना है क्योंकि वो एक दूसरे के डिपेंडेंट होती हैं। तो एक सिस्टम हमारे पास जो है और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हमारे पास जो है वो उसकी हमने एग्जीक्यूशन शुरू से ना देखी हो, मतलब उसको हमने शुरू से ही सही डिज़ाइन ना किया हो, तो उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जितने एरर्स होंगे उतना सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। द 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। 5 एट्रीब्यूट्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम के क्या हैं कि हिरारिक स्ट्रक्चर, रिलेटिव प्रिमिटिव्स, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, कॉमन पैटर्न्स, स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म्स। अब हिरारिक स्ट्रक्चर जैसे मैंने पीछे बताया कि वही होते हैं। फ्रीक्वेंटली कॉम्प्लेक्सिटी टेक्स द फॉर्म ऑफ अ हिरार्की वेयर बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ interrelated subsystems that have in turn their own subsystems and so on until some lowest level of elementary components is reached. हमारे पास hierarchic structures वो structures होते हैं जो हमारे पास सब सिस्टम्स में डिवाइड हुए थे, जैसे पीछे एग्जाम्पल हमने देखी थी पर्सनल कंप्यूटर की। द फैक्ट दैट मैनी और ये इनका जो लोवेस्ट लेवल होता है वो एलिमेंट्री लेवल होता है जिसमें हमारे पास जो है वो ज़ाहिर कंपोनेंट्स होते हैं। द फैक्ट दैट मैनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैव अ नियरली डिकम्पोजेबल hierarchic structure is a major facilitating factor enabling us to understand, describe and even see such systems and their parts. जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं वो हमारे पास हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होते हैं, मतलब डिकम्पोजेबल स्ट्रक्चर होता है और जिससे हमारे पास ये आसानी हो जाती है कि हम किसी भी सिस्टम को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट द आर्किटेक्चर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एज वेल एज द हायरार्किक रिलेशनशिप अमंग दीज कंपोनेंट्स। और इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जो हमारे पास ये पूरा हायरार्किक सिस्टम है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से रिलेशनशिप में होते हैं। हर कंपोनेंट एक दूसरे के डिपेंडेंट होता है। The architecture of a complex system is a function of its component as well as the hierarchical relationships among these components. अब ये इस पिक्चर में बताया हुआ है कि ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो डिफरेंट काम कर रहे हैं और जो कि एक दूसरे से डिपेंडेंट भी हैं। Relative primitives. The choice of what components in a system are primitive is relatively arbitrary and is largely up to the discretion of the observer of the system. ये टोटली जो है वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ वो सिस्टम के अंदर कौन से कंपोनेंट्स वो देखना चाह रहा है और ये डिपेंड ऑब्जर्वर पे भी करता है एज वेल एज डेवलपर पे भी करता है। व्हाट इज़ प्रिमिटिव फॉर वन ऑब्जर्वर? जो एक ऑब्जर्वर देख पा रहा है एक हायर लेवल पे, हायर लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन पे वो हो सकता है दूसरा ना देख पा रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक डेवलपर हायर लेवल पे देख पा रहा है कुछ चीज़ें तो यूज़र उसी लेवल पे वो चीज़ें ना देख पा रहा हो। Separation of concerns. Hierarchic systems are decomposable because they can be divided into identifiable parts. जो हमारे पास hierarchic systems होते हैं वो decomposable होते हैं। decomposable यानी कि सब divided हो जाते हैं और identifiable parts में अपने parts में सब divided हो जाते हैं, but they are nearly decomposable because their parts are not completely independent. but वो उनके जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं। हर पार्ट एक दूसरे के डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कोई भी पार्ट नहीं है। कॉमन पैटर्न्स. hierarchic systems are usually composed of only a few different kinds of subsystems in various combinations and arrangements. जो हमारे पास hierarchic systems होते हैं वो सब सिस्टम्स में डिवाइड हुए होते हैं और उन सब सिस्टम्स के भी कुछ कॉम्बिनेशंस और अरेंजमेंट्स होती हैं। इन अदर वर्ड्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैव कॉमन पैटर्न्स। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के अंदर भी हमारे पास कॉमन पैटर्न्स होते हैं और वो कॉमन पैटर्न्स जो है इन्वॉल्व होते हैं और स्मॉल कंपोनेंट्स के अंदर।
स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म्स। अब स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म्स हमारे पास वो फॉर्म्स हैं जो कि सिंपल फॉर्म्स हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स विल इवॉल्व फ्रॉम सिंपल सिस्टम्स मच मोर रैपिडली इफ देयर आर स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म्स इफ देयर आर नॉट। जैसे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वो इवॉल्व हो सकते हैं इनटू द सिंपल सिस्टम्स बहुत तेज़ी से अगर वो स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म्स में हो, यानी कि उनके जो एरर रेशियो है वो कम से कम हो। अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट वर्क्स is invariably found to have evolved from a simple system that works. A complex system designed from scratch never works and cannot be patched up to make it work. अगर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन चुका है और फिर उसके अंदर अगर चेंजेस की जाएं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, रादर देन अगर हम शुरू से ही फ्रॉम स्क्रैच से ही हम एक सिंपल सिस्टम बनाना शुरू करें। यू हैव टू स्टार्ट ओवर अगेन बिगिनिंग विद अ वर्किंग सिंपल सिस्टम। तो इसके लिए हम जो है एक सिंपल सिस्टम बनाने के लिए हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स भी सिंपल रखनी पड़ेंगी फ्रॉम द स्टार्ट। द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब है जो हमारे पास सिंपल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स सिस्टम की, वो क्या होती है कि अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज व्यूड फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स। जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है हमारे पास उसको दो पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि उसके अंदर हमारे पास क्लास स्ट्रक्चर भी होता है और ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर भी होता है। अब जो क्लासेस होती हैं हमारे पास वो एक हायरार्की है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है वो पार्ट ऑफ हायरार्की है। अब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हियर रेफर टू हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट मेक अप कॉम्प्लेक्स सिस्टम। और जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हैं वो हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बनाती हैं। एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारे पास तभी बनता है जब उसके अंदर क्लासेस हों और उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हों। हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैव अदर हायरार्कीज एज वेल। और जो बहुत ज़्यादा हाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास मॉड्यूल स्ट्रक्चर भी होते हैं और प्रोसेस हायरार्की भी होती है। अब मॉड्यूल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उनका रिलेशनशिप जो होता है वो फिजिकल कंपोनेंट्स से होता है सिस्टम के, और फिजिकल कंपोनेंट में हमारे पास हार्डवेयर आ जाती है, और प्रोसेस हायरार्की में हमारे पास रिलेशनशिप होता है अमंग सिस्टम्स डायनेमिक कंपोनेंट्स। अब ये दिखा रहे हैं द टू ऑर्थोगोनल हायरार्कीज ऑफ द सिस्टम। ये दो हायरार्कीज हैं सिस्टम की, एक क्लास स्ट्रक्चर और एक ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। क्लासेस सब क्लासेस में डिवाइड है और इसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो है हर क्लास का एक अपना ऑब्जेक्ट है। क्लास स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर ईच हायरार्की इज लेयर्ड विद more abstract classes and objects built on more primitive ones. हर हायरार्की जो है उसकी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और हर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के उसका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। Combining the concept of the class and object structures together with the five attributes of a complex system, जिसके अंदर हमारे पास hierarchy, relative primitives, separation of concerns, patterns, stable intermediate forms जो आप पीछे पढ़ के आए हैं. It is important to know that each object is an instance of a class. हर ऑब्जेक्ट का, हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है और हर क्लास अपने ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, जिस तरह हर ऑब्जेक्ट अपनी क्लास पे डिपेंड करता है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, ईच ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास और ऑब्जेक्ट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, जबकि ईच हर ऑब्जेक्ट की एक अपनी क्लास बनी हुई होती है पहले से। क्लास स्ट्रक्चर हेल्प्स इन व्यूइंग ऑल द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। जो क्लास स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास मदद करता है ताकि हम सारी कॉमन प्रॉपर्टीज देख सकें किसी भी सिस्टम की। जैसे एक क्लास हमने बना ली और उसके हमने मेथड्स जो फंक्शंस हैं वो डिफाइन कर दिए। ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर हेल्प्स इन व्यूइंग द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। और ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो हमारी मदद कर देता है कि हम उस क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसका बिहेवियर देख सकें कि वो काम किस तरीके से कर रही है। द रोल ऑफ डिकम्पोजिशन। द टेक्निक ऑफ मास्टरिंग कॉम्प्लेक्सिटी हैज़ बीन नोन सिंस एंशिएंट टाइम्स। जो टेक्निक है कॉम्प्लेक्सिटी मालूम करने की वो बहुत पुरानी है, और ये डिवाइड एट इम्परा, जिसको हम डिवाइड एंड रूल भी कह रहे हैं, इस टेक्निक से निकली है कि व्हेन डिजाइनिंग अ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम इट इज़ एसेंशियल टू डिकम्पोज इट इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट्स। जब भी हम कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हैं तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है और सही भी है कि हम उसको
छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें पहले और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करें। अब दो तरह की डिकम्पोजिशन होती है हमारे पास, पहली एल्गोरिथमिक डिकम्पोजिशन और दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिकम्पोजिशन। अब एल्गोरिथमिक डिकम्पोजिशन कौन सी डिकम्पोजिशन होती है? इसमें हमारे पास टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज हो रही है, टॉप डाउन स्ट्रक्चर डिजाइन, नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. Each module in the system denotes a major step in some overall process. इसके अंदर हमारे पास हर मॉड्यूल पूरे सिस्टम को डिफाइन कर रहा है और हर मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंडेंट है. अब फ्लो चार्ट, और ये एक स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है लाइक अ फ्लो चार्ट. दूसरी डिकम्पोजिशन हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिकम्पोजिशन है. रादर देन डिकम्पोजिंग द प्रॉब्लम इनटू स्टेप्स, बजाय इसके कि हम स्टेप बाय स्टेप डिकम्पोज करें द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द की एब्स्ट्रैक्शन इन द प्रॉब्लम डोमेन. जो उसके की प्रॉपर्टीज़ हैं हम उसी से अब पूरा सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्टिंग टू सॉल्व सम हायर लेवल प्रॉब्लम, बॉटम अप अप्रोच. और इसके अंदर हमारे पास बॉटम अप अप्रोच यूज़ हो रही होती है, जबकि हमारे पास एल्गोरिथमिक डिकम्पोजिशन में हमारे पास टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज़ हो रही है. एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिकम्पोजिशन. जो एडवांटेजेस हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिकम्पोजिशन के वो ये हैं कि यील्ड स्मॉलर सिस्टम्स यूजिबिलिटी. स्मॉलर सिस्टम्स को यूज़ करना और आसान हो जाता है इसके अंदर. मोर रेजिलेंट टू चेंज एंड इवॉल्व बेटर ओवर टाइम. और इसको हम टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हैं. इसकी डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर और चेंजिंग ला सकते हैं अगर हमें रिक्वायरमेंट्स अपनी चेंज बाद में करनी भी हो. सेपरेशन ऑफ कंसर्न इज ईजीली मैनेज. और जैसे के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हमने पीछे पढ़ा कि उसको सेपरेट किया जाता है, सब डिवाइड किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, तो वो भी इजीली मैनेज हो सकता है. तो ये हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया है. OOAD का रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रही हूँ.